जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज चल रही है अपने, और उसमें जो आपका GTS 10 सैटरडे को शाम को 4 बजे हुआ, आपकी बुक सेकंड भारत लोग और अर्थव्यवस्था का लेसन 6 जल संसाधन का पेपर हुआ, जो जिसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन थे और 20 ही नंबर का पेपर था। उम्मीद करता हूं आपने अपने टेस्ट रजिस्टर में उस टेस्ट को दिया होगा। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, हर शनिवार को टेस्ट होता है, वो टेस्ट रजिस्टर में दिया जाता है बच्चों के द्वारा। फिर हर सोमवार को शाम को 4 बजे हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, और इस टाइम जो स्टूडेंट होता है वो टीचर की भूमिका में होता है। तो अपना टेस्ट रजिस्टर आप ओपन कर लीजिए, अपने टेस्ट को सॉल्व करेंगे और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से। हालांकि इन 2 दिनों में राजस्थान के अंदर थोड़ी नेटवर्क की समस्या रही, क्योंकि 23 और 24 तारीख को राजस्थान में पटवार परीक्षा मतलब एग्ज़ाम था पटवारी का, तो इस वजह से इंटरनेट सेवा है यहाँ पर बाधित थी, बंद थी। और इसी प्रकार आगे 2 दिन और बंद रहेगी। 27 और 28 तारीख को राजस्थान में RPSC का RS का एग्ज़ाम है, तो उस दिन भी इंटरनेट के बंद रहने की संभावना है। उसके अलावा राजस्थान के बच्चों को बताना चाहूँ, आपके हर महीने टेस्ट लिए जाते हैं विभाग की तरफ से, और इस बार भी इस मंथ का जो टेस्ट है वो आपका 26 तारीख से 28 तारीख को स्कूल के अंदर है वो लिया जाएगा, और वो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। और हाफ ईयरली के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, अभी कोई क्लियर नहीं है अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगी भी या नहीं, या मंथली टेस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। ये टेस्ट प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूलों के अंदर होंगे। इस बार थोड़ा सा ये जरूर गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज किया है, विभाग ने कहा है भी जो पीछे से विभाग से जो पेपर आता है वो ले लीजिए, या स्कूल का टीचर है वो अपने हिसाब से भी पेपर है वो बनाकर आपको दे सकता है, और उसके नंबर हैं वो ऑनलाइन चढ़ाने होते हैं, और उसी के आधार पर आपके बाद में सत्रांक है जो विद्यालय से भेजे जाते हैं वो दिए जाएंगे। चलिए पेपर को सॉल्व करना है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला प्रश्न था आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर बात करें तो भारत की निम्न नदियों में कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? स्वर्णरेखा, बैतरणी, तापी और कृष्णा की बात करें तो 3 नंबर तापी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। दूसरा प्रश्न की बात करें, लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं? केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बिल्कुल इजी सा 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है, सभी जगह है ये पश्च जल और लेगून है वो पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न था अपना, क्या निम्न में से कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत के अंदर है? सिंधु बेसिन, महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, माही। तो इसमें सिंधु, नर्मदा और माही तो इधर पश्चिमी भारत की साइड में हो गई, जो कि अरब सागर में गिरती है। महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और पूर्वी बेसिन है। तो सही आंसर हो गया तीसरे का 2 महानदी बेसिन हो गया। आगे बात करें चौथा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं कौन सी है? तो गंगा और यमुना है, तो चौथे का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। आप चेक करते चलें, जो सही है उसको 1 नंबर देते जाएं। पांचवा है, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो अच्छे से पता है जल एक चक्रीय संसाधन है, 5वें का 4 नंबर ऑप्शन उत्तर सही है। छठा है, क्या निम्न में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? छठे की बात करें तो वो प्रश्न है 1 नंबर ऑप्शन गंगा है। और अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं, नेक्स्ट जो टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से हर शनिवार को होता है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अगले कुछ दिनों के लिए। आगे जो आपके ज्योग्राफी और पॉलिटिकल टेस्ट सीरीज है वो भी अब स्टार्ट कर देंगे रेगुलर, और मेरा प्रयास है भी अब कुछ दिन थोड़ा सा विराम करते हुए दीपावली अवकाश के बाद है वो टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, जिसके अंदर MCQ क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन हर तरीके के क्वेश्चनों की बात करेंगे, और बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सके। तो बताना चाहूंगा अगला टेस्ट जो आपका होगा ज्योग्राफी का वो दीपावली अवकाश के बाद होगा। तब तक अपना जो आपका पढ़ा हुआ है, जो हम सिलेबस बचा हुआ कुछ सिलेबस है वो करेंगे, तो उसको आप अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। तब तक फिर हम वापस टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। एक तरीके से ये मान लीजिएगा टेस्ट को लेकर अवकाश ले रहा हूँ, सिलेबस को लेकर नहीं ले रहा। रेगुलर वीडियो है वो आपके लिए अपलोड है वो होते रहेंगे।
दीपावली अवकाश होगा तो जरूर आपके लिए उस टाइम में ज़्यादा वर्क करूंगा, मेरी छुट्टी थोड़ी हो रही है, छुट्टी शायद आपकी हो रही है। तो छठा क्वेश्चन हो गया। सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है अपना, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? तो वो सिंचाई है, कृषि यानी सिंचाई के अंदर सबसे ज्यादा है, तो सातवें का 1 नंबर ऑप्शन। आठवें की बात करें, किस राज्य में अधिक भौमजल प्रयोग के कारण भौमजल में फ्लोराइड का जमाव है वो बढ़ गया है? तो ये जो सिचुएशन है वो 2 स्टेट के अंदर है, राजस्थान में भी है और महाराष्ट्र के अंदर भी है। तो इसलिए आठवें का सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि उसमें दिया 2 और 3 दोनों है। 9वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में जल संग्रहण कुंड या टांका में किया जाता है? जल संग्रहण कुंड या टांका में किया जाता है, वो स्टेट कौन सा है? तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राजस्थान है। 10वां प्रश्न है कि नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो वो स्टेट आंध्र प्रदेश है। नीरू मीरू कार्यक्रम है वो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जल और आप, वो आंध्र प्रदेश में है। तो 10 नंबर प्रश्न का 3 नंबर उत्तर सही है। आगे अब रिक्त स्थान के 4 प्रश्न हैं, संभावना रहेगी जो पैटर्न आएगा वैसे पता चल जाएगा भी, हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाए, तो हम पहले ही अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रही। 11वां प्रश्न है कि पृथ्वी का लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत धरातल पानी से आच्छादित है? तो वो हो गया 71% आएगा, 71 लिखना है, प्रतिशत तो इसमें लगा हुआ है ही। 12वां प्रश्न है कि सिंचाई की व्यवस्था रिक्त स्थान को संभव बनाती है? तो सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। 12वें में आपको बहुफसलीकरण लिखना है। 13वां है कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग रिक्त स्थान में होता है? फिल इन द ब्लैंक्स है, किस में होता है? 13वें का सही है कृषि। हम बात की ना पहले भी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी सिंचाई में, सिंचाई या कृषि में सबसे अधिक होता है। 14वां प्रश्न है कि दिल्ली और इटावा के बीच रिक्त स्थान नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? दिल्ली और इटावा की बात करें तो वो नदी कौन सी है? यमुना नदी है। तो 14वें प्रश्न का उत्तर हो गया यमुना नदी, उसका सही आंसर है वो हो गया। उसके बाद बात करें भी पश्च जल के उपयोग बताने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और रिपीट भी होगा ये बोर्ड परीक्षा के अंदर। पश्च जल बैक वाटर के 2 उपयोग बताने हैं, तो 3 हम कर चुके हैं भी। एक, मछली पालन में इसका उपयोग होता है। दूसरा, खारे पानी में होने वाली चावल की किस्मों का उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा है, नारियल की खेती है वो की जा सकती है। तो 3 में से कोई 2 यहां पर उपयोग लिखने हैं। तो अगर आपने मछली पालन या चावल की कुछ किस्मों, निश्चित किस्मों के लिए सिंचाई या नारियल, इन तीनों में से कोई 2 लिखे हैं, तो आधा प्लस आधा 1 नंबर आप अपने आप को दीजिए। 16वां प्रश्न है कि भारत में किन नदियों के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग है वो उपयोग में लिया जाता है? कोई 2 बताना है। किन नदियों के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग उपयोग में लिया जाता है? तो हमने पढ़ी है 3 नदियां दक्षिणी भारत वाली है, मुख्यतः बड़ी नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन तीनों में से कोई 2 नाम इसके अंदर लिखने थे। चाहे आप गोदावरी लिखें, कृष्णा लिखे उसके साथ, चाहे कृष्णा कावेरी लिखें, चाहे गोदावरी जो कावेरी है वो लिखें। तो कोई गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में आधा प्लस आधा 1 नंबर 2 लिखने थे। 17वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य कर दिया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट के अंदर जब मकान बनाता है रहने के लिए आदमी, तो वहां पानी के संग्रहण की व्यवस्था है, जो टांका वगैरह है वो बनाना अनिवार्य कर दिया है, यानी वर्षा जल का संचय करना अनिवार्य है वहां पर। 18वां प्रश्न है कि भारत के किन 2 राज्यों के भौमजल में संख्या यानी आर्सेनिक, जो कि एक भारी धातु है, विषैली धातु है, संकेंद्रण का प्रभाव दिखाई देता है, यानी जमावड़ा है वो ज्यादा दिखाई देता है? 18वें का सही आंसर है वो 2 स्टेट हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल। दोनों लिखे नहीं है नाम, आधा प्लस आधा 1 नंबर। बिहार और पश्चिम के अंदर आर्सेनिक का जमावड़ा है वो ज्यादा है। इसी प्रकार बात करें 19वां प्रश्न देखिएगा, जल संभर प्रभाव से क्या था? यह गलती से प्रभाव रह गया, जल संभर प्रबंधन। अगर ये मिस्टेक है, समझ गए होंगे वैसे, आज जिसका पढ़ा हुआ है वो तो समझ ही जाएगा, वरना तो उलझते रहेंगे। जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखना था, और क्या लिखना था? धरातलीय और भौम जल के, दक्ष शब्द लिखो या कुशल लिखो, धरातलीय व भौम जल के कुशल प्रबंधन को, यानी बढ़िया मैनेजमेंट को ही जल संभर प्रबंधन कहा जाता है। धरातलीय और भौम जल के कुशल प्रबंधन को कहा जाता है।
ये आपको लिखना, इतनी बात लिखी है तो 1 नंबर पूरा दीजिए। अगला प्रश्न है 20वां और अंतिम का, जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल क्रांति अभियान जो भारत में 2015-16 में आया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। देश में यानी भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी प्रति व्यक्ति को उचित मात्रा में जल है वो उपलब्ध रहे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये बात लिखी है तो अपने आप को 1 नंबर है वो दीजिएगा। ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन। अब आप जल्दी से टोटल कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, न कि लाइव चैट में। कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम लिखते हुए अच्छे से साफ साफ और अपने मार्क्स हैं वो शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले मेरे कछुए, मेरे होनहार, मेरे 90 प्लस यानी 90 पार करने वाले बच्चों की क्या सिचुएशन चल रही है। अगर समस्या है तो उनको दूर करेंगे, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आपको मैंने कहा अगले सैटरडे को आपका ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, बाकी थ्योरिकल जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती रहेगी। तो इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा, लेकिन तैयारी करते रहिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।